हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। अ वेरी गुड इवनिंग। आज हम दिन में दूसरी बार मिल रहे हैं। एक बार दिन में हमने एक सेशन कवर किया था जिसमें हमने 20 सेकेंड यानी आज के सीए डिस्कस कर लिए हैं। आज हम यानी अब इस सेशन में हम 21 जून का सीए डिस्कस कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ये सेशन नहीं लिया गया था बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियल रीजंस, मैं बिजी थी। सो 20th का हमने सेशन ऑलरेडी कवर कर लिया, 22 का आज दिन में कर लिया। जिन बच्चों ने मिस आउट कर दिया है, प्लेलिस्ट पे जाइए, डेली करंट अफेयर 2024 की अलग से प्लेलिस्ट है, आप ये सेशन एक्सेस कर सकते हो। अभी हम कल के यानी 21 जून के सीए को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब जो दिन में सेशन लिया था उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, तो आज तो दो क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाएंगे। चलिए दिन वाले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आई हैड आस्क्ड यू व्हेन इज पोजोन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर पोजोन फेस्टिवल या पोजोन पोया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? तो मैंने बता दिया था कि इस दिन बुद्धिज्म की शुरुआत मानी जाती है श्रीलंका के अंदर। और कब मनाया जाता है? पूर्णिमा, फुल मून। कौन से महीने की? जून मंथ का जो फुल मून डे होता है उस दिन पोजोन फेस्टिवल मनाया जाता है श्रीलंका में। सेशन के दौरान भी कुछ क्वेश्चन किए थे जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि आषाढ़ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना है। ओके, सो अभी एसएससी के अंदर एक एग्जाम में पूछा गया कि रामनवमी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में पड़ती है, राइट। तो जो मैं रोज़ आपको हिंदू कैलेंडर की तिथि बताते चलती हूँ उससे बच्चों को हेल्प मिली है। डायरेक्टली भी आप याद कर सकते हो, लेकिन जब आप महीने दर महीने पढ़ते रहते हो सेम चीज़ों को तो दिमाग में बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। सो ऑफकोर्स ये चैत्र महीने में आती है रामनवमी। और आषाढ़ कौन सा महीना है? 4th लूनर कैलेंडर का 4th मंथ है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। अब देखिए, अगर आप बंगाल का कैलेंडर अलग देखोगे, पंजाब का अलग देखोगे, तो हो सकता है वैरायटी आपको देखने को मिल जाए। मैं हर बार बताती हूँ कि रीजन स्पेसिफिक या स्टेट स्पेसिफिक कैलेंडर्स भी चलते हैं, लेकिन हम अगर हिंदू कैलेंडर ओवरऑल के हिसाब से देखें, नेशनल कैलेंडर समझ लीजिए, तो आषाढ़ महीना 4th कैलेंडर होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ठीक है। देन मौसमी चक्रवर्ती हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं आकाशवाणी की। एक तो ये मैंने पूछा था। एंड देन ऑफ कोर्स वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं 21 जून के इंपॉर्टेंट डेज पे। 3 इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने होंगे हमको 21 जून के लिए। सबसे पहला आता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। पानी की जो क्वालिटी होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको स्टडी करने की जो साइंस होती है, उसे हाइड्रोग्राफी कहा जाता है। सो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। इन तीनों डेज जो आज 21 जून को पढ़ रहे हैं ना, मैं एक निमोनिक दे दूंगी, एक हिंट दे दूंगी, आपको तीनों याद हो जाएंगे। सो हाइड्रोग्राफी साइंस है जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल की बात नहीं कर रही, फिजिकल फीचर्स वाटर बॉडीज़ के, ठीक है, सैलिनिटी कितनी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये जो दिन आता है वो पड़ेगा 21 जून को। थीम है हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन एनहांसिंग सेफ्टी, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी इन मरीन एक्टिविटीज़। सो 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। हाइड्रो पानी याद रखिएगा। अगला दिन जो आता है वो म्यूज़िक डे आता है, वर्ल्ड म्यूज़िक डे। पानी है, ओशन देख लीजिए, हाइड्रोग्राफी थोड़ी याद रह जाएगी। म्यूज़िक बज रहा है, बहुत अच्छा। और ये जो वर्ल्ड म्यूज़िक डे है ये फ्रांस से इसकी शुरुआत होती है 1981 में। इसकी कोई थीम अनाउंस नहीं की गई है। एंड ऑफ कोर्स जो बहुत पॉपुलर है, सीधे भी याद होगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। सो समुद्र के किनारे हल्के हल्के म्यूज़िक में आप योग कर रहे हो, ठीक है। और ये तीनों योग डे क्योंकि आपको याद है तो साथ में हाइड्रोग्राफी और म्यूज़िक भी याद हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल योग डे 21 जून को आता है। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को थोड़ा हम ढंग से देखेंगे। सो ये जो डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया, इसका जो सजेशन था कि भाई ऐसा एक डे होना चाहिए, वो किसने दिया था? पीएम मोदी जी द्वारा दिया गया था सितंबर 2014 में, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 69th सेशन हो रहा था, ठीक है। एक तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। और ये कब से ऑब्जर्व करना शुरू किया गया? 2015 से। देखो सितंबर के अंदर हमने सजेशन दिया 2014 में, 2015 में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट इंटरनेशनल योग डे कब ऑब्जर्व किया गया, कौन से साल में? 2015 में किया गया, ओके। इस बार हम 10th एडिशन ऑब्जर्व कर रहे हैं और थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी देख चुके हैं, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी ना। इस बार जो सेलिब्रेशंस हैं वो जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में हो रहे हैं, हुए।
और शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर के अंदर ये अटेंड भी किए गए। अच्छा, अब 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? कोई कारण है इसका? किसी रिलीजन से कोई कारण नहीं है। इसका कारण है बिकॉज सबसे लंबा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 जून पड़ता है, यानी सूरज की बहुत ऊर्जा इस दिन आपको मिलती है, लॉन्गेस्ट डे है बिकॉज, और इसीलिए इस ऊर्जा को योग के साथ जोड़ने के लिए 21 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और आज हमने पढ़ा ही था आफ्टरनून वाले सेशन में, समर सॉल्स्टिस क्या होता है? जब ये जो अर्थ है इसका जो इंक्लिनेशन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सन की टवर्ड्स होता है, तो सबसे ज़्यादा जो धूप होती है या पूरे जो सन एक्सपोजर होता है मैक्सिमम टाइम के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को मिलता है, और पोलर रीजन पर्टिकुलरली यहाँ सूरज डूबता ही नहीं है। और इसी तरह से जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हुई जिसमें इंडिया भी आता है, तो इंडिया में समर सॉल्स्टिस यानी सबसे बड़ा दिन, और वहीं पे जब सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ मुड़ेगा ज़्यादा, तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सॉल्स्टिस कहा जाता है, यानी हम बोलते हैं कि विंटर सॉल्स्टिस वहाँ पड़ता है। ठीक है, सो समर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और विंटर सॉल्स्टिस कब आएगा? डिसेंबर। अच्छा चलो मुझे बताओ, मैं नहीं देती आपको डेट, बताइए मुझे विंटर सॉल्स्टिस की डेट कौन सी है? आज ही बताया है। ठीक है जी, तो समर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों साथ में आते हैं। चलिए अब आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जितने भी बच्चे परचम ऐप में जुड़े हुए हैं एसएससी के कोर्स से, या तो आपने जनरल अवेयरनेस का कोर्स ले रखा है या इंडिविजुअल कोई कोर्स ले रखा है, तो आप सभी के पास ऐप के अंदर नोटिफिकेशन गया है, प्लीज़ चेक कीजिए। हमने टेलीग्राम, यूट्यूब कम्युनिटी, इंस्टाग्राम सब जगह नोटिफिकेशन डाले हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होने वाला है एसएससी जनरल अवेयरनेस कोर्स के अंदर, और इंडिविजुअल जो कोर्स के बच्चे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। 25 जून को 3 बजे से 6 बजे के बीच में ये सारे सेशंस होंगे। लेकिन आपके ध्यान की बात क्या है, आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको 24 जून यानी मंडे तक 5 PM तक मेल कर दीजिए। जो डाउट्स इस टाइम तक आ जाएंगे वो फैकल्टी को कम्युनिकेट करके एक सेशन डिज़ाइन कर लिया जाएगा। इसके बाद अगर आप डाउट्स भेजोगे वो हैंडल नहीं हो पाएंगे इस सेशन में। सो प्लीज़ पे अटेंशन, जिनको भी डाउट्स आ रहे हैं, अगर अभी तक क्योंकि ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, पर वी थॉट एग्जाम बिल्कुल नियर अप है तो हम ले लेते हैं सेशन, मेल कर दीजिएगा टाइम पे, अदरवाइज बाद में कंप्लेन नहीं करोगे। ठीक है, चलो। अच्छा, आज जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, जो भी आप डेली करंट अफेयर में पढ़ते हो उसका PDF आप ले सकते हो। परचम का टेलीग्राम चैनल है, परचम क्लासेस के नाम से आपको दिख जाएगा, करीब 3 लाख समथिंग फॉलोअर्स उसके अंदर आपको दिखेंगे, वही ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे फेक अकाउंट्स हो सकते हैं। परचम ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन से भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी PDF चाहिए करंट अफेयर की तो परचम classes.in याद रखिएगा, यहाँ जाके एक्सेस करेंगे। कोई भी सब्सक्रिप्शन कोर्स चाहिए परचम ऐप पे जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स है, अभी हेल्पलाइन नहीं चलेगी, 10 AM to 6 PM तक काम करती है, मंडे टू सैटरडे, ध्यान रखिएगा। मेल आप करके छोड़ सकते हो कभी भी, टीम अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर देगी, बट अगर आप कॉल व्हाट्सएप कर रहे हो, ऐप चैट कर रहे हो तो ये टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से जो भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन देखोगे अगले 4-5 न्यूज़ वो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वाई? बिकॉज अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी 19 जून को और कुछ अहम फैसले लिए गए, कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, किन्हीं का फाइनेंशियल आउटले डिसाइड किया गया है, कुछ MSP रिवाइज की गई है। तो अब जो भी 4-5 न्यूज़ अगली हैं वो नेशनल सिग्निफिकेंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामिनेशन के लिए, वनडे से लेकर के सिविल्स तक के लिए। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहली जो न्यूज़ आ रही है वो है महाराष्ट्र के पालघर से। बताइएगा मुझे, कैबिनेट ने अप्रूव किया है 76,200 करोड़ का ग्रीन फील्ड पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर में। कौन सा पोर्ट हो सकता है? वाधवान पोर्ट। इंडिया के अंदर अभी कितने मेजर पोर्ट हैं? 6 वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में मिला के 12 मेजर पोर्ट्स हैं। अब एक और है जिसको मंजूरी मिल गई है, ग्रीन फील्ड पोर्ट के तौर पे इसको डेवलप किया जाएगा। क्या होता है ग्रीन फील्ड पोर्ट? ग्रीन फील्ड पोर्ट जो कि स्क्रैच से चालू होगा। ऑलरेडी वहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ कनेक्शंस नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं बन रखी। सो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से चालू होते हैं, उनको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कहा जाता है और यूजुअली ये सिटी से थोड़ा दूर होते हैं। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 76,220 करोड़ रुपीज़ का वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट। कहाँ? महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के दहानू तालुक के अंदर। ठीक है, और ये जो पोर्ट होगा ये PM गति शक्ति प्रोग्राम से भी जुड़ा हुआ होगा। PM गति शक्ति प्रोग्राम क्या है? हमारा जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल, रोडवेज, एयरपोर्ट्स वगैरह, इन सबको आपस में जोड़ने का, राइट। तो ये जो पोर्ट बनेगा इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी रहेगी सबसे। सो वाधवान पोर्ट
ऑल वेदर यानी हर मौसम में चलने वाला ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट होगा। ग्रीन फील्ड मैंने समझा दिया, ऑल वेदर सारे मौसम में काम करेगा। डीप, बहुत डीप पोर्ट होगा तो बड़े बड़े कार्गोज आ सकते हैं यहाँ पे, मेजर शिपिंग के लिए एक स्पॉट हो सकता है ये, शिपिंग यानी कार्गो हैंडलिंग के लिए। वाधवान पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ना ये जो पोर्ट तैयार होगा इसमें टोटल कितने टर्मिनल्स रेडी किए जाएंगे? 9 कंटेनर टर्मिनल। हर एक जो टर्मिनल होगा वो 1000 मीटर की लेंथ का होगा, ठीक है। एंड क्यूमुलेटिव कैपेसिटी यानी टोटल कितनी कैपेसिटी का कार्गो ये पोर्ट हैंडल कर पाएगा? तो 298 मिलियन मीट्रिक टन्स, 298 मिलियन मीट्रिक टन्स का कार्गो हैंडलिंग टोटल इस पोर्ट से पॉसिबल हो पाएगा। सो वन ऑफ द मेजर लार्जर पोर्ट्स के तौर पे डेवलप होगा। तो यही जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं, अच्छा इससे 10 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी खड़ी होंगी। तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हुआ है उसमें भी लिखे गए हैं ना। ये जो पोर्ट है इसको कौन कंस्ट्रक्ट करेगा? सो इसके लिए वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है। व्हीकल यानी गाड़ी नहीं है, स्पेशल पर्पस एक कंपनी बनाई गई है जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने मिलकर के बनाया है, जिसमें दोनों की शेयर होल्डिंग कितनी होगी? जो JNPA है 74% शेयर होल्डिंग रखेगा और जो महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड है 26% शेयर होल्डिंग रखेगा, ठीक है। तो वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंडर में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, PPP के अंडर में आ जाएगा। नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया है, जब रेडी हो जाएगा वन ऑफ द लार्जेस्ट में कहलाएगा। एंड गेटवे पोर्ट के तौर पे भी ये काम करेगा, जो साउथ एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला या रादर इंडिया को यूरोप से जोड़ने वाला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर जो है। रिमेंबर हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, इंडिया आप पूरा ओशन का रूट कवर करके यूरोप जाओ, उसके बजाय आप मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप पहुंच जाओ, उसके लिए ये पूरा कॉरिडोर तैयार हो रहा है और उसमें वाधवान पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज मुंबई से ही कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, महाराष्ट्र से, रादर नॉट मुंबई, महाराष्ट्र से, ठीक है जी। चलिए, अब वाधवान पोर्ट के साथ एक मसला भी है, और मसला क्या है कि ये ऑपोजिशन झेल रहा है, और किससे ऑपोजिशन झेल रहा है? ये झेल रहा है वहाँ के फार्मर्स और फिशरमैन कम्युनिटी से और एनवायरमेंटलिस्ट से, क्योंकि अगर ये पोर्ट वहाँ पे बनेगा तो फिशरमैन और फार्मर्स को ऐसा लगता है कि हमारी आजीविका मारी जाएगी, वी विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट लाइक वी यूज्ड टू। और एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि जो धानु एरिया है ना, ये इकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल और सेंसिटिव एरिया है, अगर आप यहाँ पे पोर्ट जैसा आप बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आओगे तो यहाँ की इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, एंड दैट इज़ वाई इसके ऊपर काफ़ी सारे ऑपोजिशन चलते रहते हैं। चलिए, अगला फैसला जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग में जिसको चेयर कर रहे थे PM मोदी, उनके द्वारा लिया गया, वो देखते हैं। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सबसे पहले समझिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेक्टर यानी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कीम के ऊपर पैसा लगाना, इसको इम्प्लीमेंट करवाना, जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है वो स्टेट के साथ मिलकर के लागू की जाती है। सेंट्रल की तरफ से कुछ फंडिंग दी जाती है, लेकिन स्टेट इसमें मेजर पार्टी होता है और वो भी सपोर्ट देता है, ठीक है। लेकिन यह है सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी 100% गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम को अप्रूवल दे दिया गया है। दैट इज NFIES। क्या समझ में आ रहा है नाम से? फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फोरेंसिक लैब्स होती हैं जहाँ पे फोरेंसिक की जांच की जा सकती है, या फिर फोरेंसिक की स्टडी कराने के लिए यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर खड़ा किया जाए, बड़ा किया जाए, इसके लिए स्कीम लाई गई है। क्यों? क्योंकि नए क्रिमिनल लॉज जो 3 थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था और उनका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से हो जाना है, ठीक है। तो अभी तक देश में फोरेंसिक्स की जितनी ज़रूरत पड़ रही थी, अब आने वाले समय में उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं या लॉज लाए गए हैं, इनके तहत बहुत ढंग से क्रिमिनल्स को कन्विक्ट करने की बात चल रही है, और अगर ऐसा होगा तो फोरेंसिक्स की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। फोरेंसिक्स की जानकारी वाले प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी तक इंडिया में इतना नहीं था। तो मैंने मोटे मोटे तौर पे अभी बता दिया है। सारे की पॉइंट्स ना आपको इन पोस्टर्स में मिल जाते हैं। पोस्टर्स आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं। पूरा मैटर पढ़ लिया करो और लास्ट में रिविजन के लिए पोस्टर देख लिया करो, बिकॉज इसमें सब आउटले वगैरह दिया हुआ होता है। देखो,
कैंपस जो है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के, वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे स्कीम के तहत। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कि दिल्ली कैंपस जो है NFSU का, सो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ढंग से बड़ा किया जाएगा। फिनेंशियल आउटले रखा गया है 2254.43 करोड़। यस, ये फिनेंशियल आउटले इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो कैंपस लैब्स और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए इतना आउटले दिया गया। कितने सालों के लिए है ये? 2024-25 से 28-29 तक के लिए, ठीक है। तो करीब करीब 2250 करोड़, इस तरह से मोटा मोटा फिगर याद रख लिया करो। और इससे होगा क्या, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें हमें साइंटिफिक आधार पे क्राइम को प्रूव करना होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेडी होगा, तो हम कन्विक्शन रेट जो हमारी है, कन्विक्ट करने की रेट, अगर कोई क्रिमिनल है तो वाकई में उसको सजा मिले, ये हम 90% तक अचीव कर पाएंगे। मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया? आ जाओ। सो कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है जी। अब ये प्रपोज किसने की थी? ये प्रपोज की थी होम मिनिस्ट्री ने, मोटा भाई अमित शाह जी ने। तो उन्हीं की मिनिस्ट्री से ही ये जो आउटले है ना, ये निकाला जाएगा, यानी होम मिनिस्ट्री ही अपने बजट में से ये अमाउंट देगी इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलिए आगे। 3 क्रिमिनल लॉज जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली है। कौन सी है? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सो ये तीनों एप्लीकेबल होने वाली हैं और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की नीड बहुत बढ़ने वाली है। तो जो भी ऐसे क्राइम्स हैं, क्रिमिनल केसेस हैं जिनमें 7 years या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, प्रोविजन है, वहाँ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी है। तो अब देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नीड आने वाली है, ठीक है जी। और इंडिया का गोल क्या है कि जो कन्विक्शन की रेट है हमारी मोर देन 90% हो जानी चाहिए, एंड फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड। नाउ स्कीम में 3 कंपोनेंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी पोस्टर से देख ली। सबसे पहला, हम ऐसे कैंपसेस बनाएं जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ और देश में खड़ी हों, राइट। उसके अलावा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ाई करवाई जाएगी, ये लेबोरेटरी से जांच करवाई जाएगी। और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और एनहांस करना। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी इंडिया में ऑलरेडी है और इंडिया में नहीं, वर्ल्ड की अपने तरह की अकेली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है जो कि गुजरात के अंदर चालू की गई थी, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में। वर्ल्ड की पहली और अकेली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के तौर पे 2009 में, जब PM मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। और फिर 2020 के अंदर इसका नामकरण चेंज कर दिया, इसको नेशनलाइज कर दिया और नेशनल यूनिवर्सिटी बन गई नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत, है ना। और अभी ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। तो ये क्या करती है? प्रोफेशनल्स को ट्रेन करती है फॉरेंसिक साइंस में। इस तरह की और यूनिवर्सिटीज़ खोले जाने की बात चल रही है। क्लियर हो गई सारा मसला? नो डाउट्स, नो कन्फ्यूजन? ओके। अब इसी कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक और फैसला आया, और वो फैसला क्या है? कैबिनेट अप्रूव्स डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। सबसे पहला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, ये जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये अभी भी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन अब इसको एक्सपैंड करने के लिए अप्रूवल दिया गया। एक और टर्मिनल आ जाएगा, जो रनवे है उसको बड़ा किया जाएगा और भी फैसिलिटीज़ लाई जाएंगी। और ये भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट होगा, यानी जो नया टर्मिनल बनेगा इसको एकदम स्क्रैच से शुरू किया जाएगा, ताकि इसको इको फ्रेंडली या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके, सोलर एनर्जी वगैरह से सबसे जोड़ा जा सके। पुराने को ही बड़ा करोगे तो दिक्कत आएगी, बिकॉज पुराने जो एनर्जी सिस्टम्स होते हैं पुराने बिल्डिंग्स के, वो इतने ग्रीन सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते हैं। आपको सारी चीज़ें पहले हटानी पड़ेंगी, फिर सिरे से चालू करनी पड़ेंगी, तो और खर्चा होगा। तो इसलिए स्क्रैच से चालू किया जाएगा इसका डेवलपमेंट, एक्सपेंशन का। समझिएगा, ये एयरपोर्ट अभी भी है, अब इसको एक्सपैंड करेंगे, अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम कर रहा है, अब और पैसेंजर्स को और हैंडल नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको एक्सपैंड किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रिल एक्सटेंशन, रनवे एक्सटेंशन, टैक्सी ट्रैक, एलाइड वर्क्स जो भी हैं, इन सबको एक्सपैंड करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। ग्रीन एयरपोर्ट के तौर पे इसको डेवलप किया जाएगा और इसके लिए लागत कितनी अनाउंस की गई है? 2869.65 करोड़, 2800 अप्रॉक्सीमेटली करोड़ रुपीस अनाउंस किए गए हैं। और ये किसने प्रपोज किया था?
ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था कि इस तरह का प्लान आना चाहिए। तो अब ये जो फंडिंग है 2800 अप्रॉक्स करोड़ की कौन देगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बजट से ही निकाली जाएगी। ठीक है, सो कैबिनेट ने अप्रूव किया है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे? वाराणसी में। और ये जो है एक्सपेंशन का अप्रूवल है। ठीक है जी, न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एक्सेट्रा बनेगा। एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी जो इस एयरपोर्ट की अभी है 3.9 मिलियन पैसेंजर्स है, सालाना इतने हैंडल कर सकते हो, वो करीब करीब 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स 9.9 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल आउटले 2800 अप्रॉक्सीमेटली रखा गया है, जो AAI के बजट से ही आना है। वाराणसी एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट की तरह से हम रखेंगे, तैयार करेंगे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल रहेगा, ये एनर्जी ऑप्टिमाइज, वेस्ट को रिसाइकिल करना, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करेंगे, सोलर एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, एक्सेट्रा। वाराणसी के बारे में पता है, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लगातार तीसरी बार यहाँ से जीत करके आए हैं। सो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जी वाराणसी, बनारस, काशी, वही है सब। चलो, अब यही कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग ने एक और फैसला सुनाया और उस फैसले की तरफ बढ़ते हैं। और अब ये किससे रिलेटेड है? विंड एनर्जी, और वो भी ऑफशोर विंड एनर्जी। समुद्र होता है ना, समुद्र में ऑफशोर यानी ज़मीन से अंदर पानी की तरफ, वहाँ पे बड़े बड़े एयर क्या बोलते हैं हम उसको, पवन चक्कियाँ है ना, विंड मिल्स लगाई जाती हैं ताकि ऑफशोर एनर्जी को कैप्चर किया जा सके एनर्जी के फॉर्म में। तो उससे रिलेटेड एक और डिसीजन आया है। कैबिनेट ने डिसाइड किया है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को चालू किया जाएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम क्या है ये मैं बताऊंगी। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी अंदर पानी में, है ना, वाटर बॉडीज़ के अंदर, यानी कि जो ओशन हो गए या हमारा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वाला हिस्सा हो गया, तो अंदर पानी में हम ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स चालू करेंगे। कितने? 1 गीगावाट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स होंगे, 2 500 मेगावाट के। एक होगा गुजरात के अंदर, एक होगा तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, गुजरात और तमिलनाडु के अंदर 500 मेगावाट ईच, यानी कुल मिला के 1 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी के ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी। और वो किस मोड से की जाएगी? वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब वायबिलिटी गैप फंडिंग समझ लो, मैं सब दिखा दूंगी यहाँ पे, डोंट वरी, है ना, जो भी लिखा हुआ है पहले ऐसे ही समझ लो। वायबिलिटी गैप फंडिंग, ऐसे प्रोजेक्ट जो वाइबल तो हैं, ठीक है, वाइबल इन द सेंस वो काम के हैं, जैसे अभी ऑफशोर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत काम का है, लेकिन ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हो पा रहे, वाइबल नहीं हो पा रहे, वाइबिलिटी में गैप आ रहा है। यूटिलिटी के हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो यूटिलिटी के तो हैं, काम के बहुत हैं, लेकिन इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो पा रहे हैं, इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत मेजर फंडिंग मांगते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करती है सरकार, आती है बीच में, बोलती है ठीक है हम आपको थोड़ी ग्रांट या सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा शेयर हम उठा लेंगे आपका। तो ऐसे में वो प्राइवेट कंपनीज जो ये प्रोजेक्ट चलाना चाह रही हैं पर उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी फंड नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत पैसा ब्लॉक होगा, बहुत लंबे समय तक जेस्टेशन पीरियड रहेगा, यानी पैसा लौट के आने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें पोटेंशियल बहुत है, पर अभी इतना पैसा इन कंपनीज के पास नहीं है। तो सरकार आती है बीच में, 20% यूजुअली वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत वो पैसा लगाती है, कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, और वो कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करती है बेस्ड ऑन द प्रोसेसेस, और फिर वो पैसा लगाया जाता है। सो ऐसे प्रोजेक्ट जो देश के हित में हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो अभी उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार मदद के लिए आती है वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू। समझ में आई बात? तो ये रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे करीब 3.72 बिलियन यूनिट्स एनुअली, बहुत ज़्यादा होता है ये, ओके। और विल रिजल्ट इन एनुअल रिडक्शन कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में? 2.98 मिलियन टन ऑफ CO2 रिडक्शन होगा, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं उनको कम यूज़ करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम ऐसे एनर्जी बना रहे होंगे। टोटल आउटले कितना रखा गया है? 7,453 करोड़ रुपीज़ का आउटले रखा गया, करीब करीब 7500 करोड़ रुपए। अब आ जाओ एक एक पॉइंट। मैं आपको एक बार में क्रक्स इसलिए समझाती हूँ कि आपको न्यूज़ मोटे मोटे तौर पे समझ में आनी चाहिए, फिर हम एक एक पॉइंट तो पकड़ लेंगे, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव्स वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। आंसर राइटिंग वाले बच्चों, जो भी सिविल एग्जाम्स लोगे पर्टिकुलरली, ये ऑफशोर विंड एनर्जी, जितने भी ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है ना, सुपर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ओके। जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंट जो यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह हुए थे, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी। सो अब जो भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं जो अब इंडिया जिनमें हाथ डालना शुरू कर चुका है, AI हो गया या फिर ग्रीन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस हो गए, ये सब पे अच्छी पकड़ रखना, ओके। अदरवाइज ऑल्सो बाकी बच्चे भी ये मत सोचना SSC में काम का नहीं है या फिर और
कौन कौन से बच्चे CDS VDS में काम करें, सब में काम का है। मैं सिविल वाले बच्चों को ज़्यादातर इसलिए बोलती हूँ बिकॉज उनको आंसर राइटिंग करनी होती है, हर एक फैक्ट उनको पता होना चाहिए, तभी तो आंसर लिखोगे। अपने को तो टिक करने पता अपने को भी होना चाहिए, ऑप्शन निकालना डिफिकल्ट होता है अदरवाइज। चलो, सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फर्स्ट एवर अभी तक हमने ऐसा ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इतने बड़े लेवल पे इंडिया ने शुरू नहीं किया है, तो उसको शुरू करना। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी जी? नोडल मिनिस्ट्री का मतलब वो मिनिस्ट्री जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए। कौन सी होगी? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कौन संभाल रहा है? कौन संभाल रहा है? चिराग, कुछ याद आ रहा है? मुझे नहीं पता, मैंने हिंट दे दिया, आप मुझे बताओगे। पूछ चुकी हूँ मैं थोड़े दिनों पहले भी, पर रोज नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, पूछना मेरा फर्ज है। दूसरी चीज, पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मिनिस्ट्री जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। वाई? बिकॉज जब आप ऑफशोर प्रोजेक्ट्स खड़े करते हो तो आपको शोर्स को भी डेवलप करना होगा, बिकॉज वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको आपको कनेक्ट भी तो करना है, आपको वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पोर्ट का भी करना पड़ेगा ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे इनकी। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज भी रोल में आएंगे। दोनों मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स का नाम बता दो। टोटल आउटले 7453 करोड़ रखा गया। अब इसका बाइफर्केशन समझिए, ठीक है। हमने बोला 2 प्रोजेक्ट लगेंगे 500 मेगावाट ईच के, एक गुजरात में एक तमिलनाडु में, दोनों मिला के 1 गीगावाट, तो ये हो गए। तो इसके लिए करीब 6800 करोड़ रुपीस तो इस 1 गीगावाट वाले प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे। रिमेनिंग जो 600 करोड़ रुपए हैं वो ये जो 2 पोर्ट हैं इनसे रिलेटेड जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट होगी, है ना, उनको, मतलब आपने एक तो ये प्रोजेक्ट खड़े कर दी, दूसरा लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए 600 करोड़ का फंड जाएगा, बाकी 6853 करोड़ का फंड इन ऑफशोर प्रोजेक्ट्स को खड़ा करने के लिए जाएगा। इस तरह के देखो कितनी बड़ी बड़ी पंचक्कियाँ हैं, ये पूरा ऑफशोर लोकेशन है। सो ये जो स्कीम है ये एक स्टेप है जब 2015 के अंदर अनाउंस किया गया था, नोटिफाई किया गया था नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, तो उसी में एक कदम हमने आगे बढ़ाया है और 1 गीगावाट का ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट हम लेकर के आए हैं, जैसे 3.72 बिलियन यूनिट्स एनुअल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 2.98 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली हम कम एमिट करेंगे अगले 25 सालों के अंदर। एनुअली हर साल इतना CO2 कम टर्न आउट करेंगे हम अगले 25 सालों तक। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्राइवेट डेवलपर्स ही खड़ा करेंगे, ओके। और जो पावर यानी जो बिजली बनी अब उसको डिस्कॉम वाले जो लोग हैं जो कि उसको खरीदेंगे और फिर कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, तो ये सारा जो चीज़ है वो प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे। ऑफशोर सबस्टेशन जो खड़े किए जाएंगे वो, और जो पावर एक्सकेवेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखेगा। यानी कि देखो जो प्रोजेक्ट है उसको इस्टेब्लिश कौन करेगा? वो प्राइवेट डेवलपर्स होंगे। लेकिन जहाँ तक पावर एक्सकेवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है कि बिजली बन गई, बनाने तक का काम प्राइवेट प्लेयर्स का है, लेकिन अब बिजली बन गई उसको लेना और उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना, उन सब में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दी जाएगी। और इंडियन गवर्नमेंट का अदरवाइज अगर आप देखो, ये टारगेट याद रखिए, सबके लिए बहुत काम का है। भारत सरकार ने क्या टारगेट ले रखा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का? तो हम एटलीस्ट 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स के बिना ऐसी कैपेसिटी तैयार करना चाहते हैं कि 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी हमारी, जिसमें 280 गीगावाट सोलर पावर से एंड 140 गीगावाट विंड पावर से प्रोड्यूस होनी चाहिए। कब तक? 2030 तक। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हम चालू करेंगे काम करना। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम मैंने आपको समझा दी, एक बार देख लीजिए कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इकोनॉमिकली जस्टिफाइड होते हैं कि हाँ भाई इतना खर्चा बनता है इन प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन किया कैसे जाए, है ही नहीं पैसा, इतना मार्जिनली शॉर्ट पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आपको 100 रुपये लगाने, आप बोलो मेरे पास तो 10 रुपये ही हैं जी, प्लीज़ लगा दो ना 90 रुपये, ऐसा नहीं। आपके पास अगर 95 रुपीज़ हैं या 99 रुपीज़ हैं, आप बोल रहे हैं 1 रुपये की कमी पड़ रही है या 2 रुपीज़ की कमी पड़ रही है 100 रुपये में से, तो फिर सरकार आती है कि ठीक है चलिए इतनी सी कमी की वजह से इतना मेजर प्रोजेक्ट हम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में दिक्कत आ रही है और बहुत काम का है, तो फिर सरकार बीच में आती है। और जो टोटल वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है यूजुअली 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होती, बट देन अगेन फिर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है अगर वो करना चाहे। क्लियर है जी? चौथा बड़ा फैसला जो लिया गया वो था MSP से रिगार्डिंग। कैबिनेट मंत्रालय की मीटिंग हुई और गवर्नमेंट ने हाइक किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए, जिसमें पैडी और कॉटन भी शामिल है। अब आप पूछोगे मैम यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्या पूछा जाएगा MSP कौन से
फसल का कितना रखा गया, नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। एमएसपी क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, राबी फसल क्या होती है, और इस बार जो एमएसपी रखा गया सबसे ज़्यादा जो मार्जिन देखा गया बढ़ करके आया है वो कौन सी क्रॉप का है, तो कुछ एक पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। सो कैबिनेट ने अप्रूव किया है एमएसपी हाइक्स 14 खरीफ सीजन क्रॉप्स के लिए। ओके, खरीफ यानी मॉनसून क्रॉप जो अब बारिश के समय में बोए जाएंगे। सो यूनियन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर पीएम करते हैं, तो पीएम मोदी जी के प्रेजेंस के अंदर ये अप्रूवल दिया गया है। अब देखो एक बात समझना, यूनियन बजट 2018-19 के अंदर ये अनाउंसमेंट आया था कि जो एमएसपी होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, मैं अगर किसान हूँ, मैंने अपनी पैदावार उपज जो है वो लेकर के अब मैं बाज़ार में जा रही हूँ उसको बेचने के लिए, हो सकता है मुझे 20 रुपये पर केजी भी मिल जाए, हो सकता है मुझे 10 रुपये पर केजी भी मिले, और मैं अच्छे प्राइसेस का वेट करूँ, इतने में हो सकता है मेरी फसल ख़राब भी हो जाए। तो सरकार क्या करती है, सरकार बोलती है फॉर एग्जाम्पल लीजिए आप 15 रुपये में अपनी प्रोड्यूस हमें बेच सकते हो, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अगर आप हमारे पास बेचने आओगे तो 15 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसको एमएसपी कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एनी प्रोड्यूस जो कि हम गवर्नमेंट को सेल करना चाह रहे हैं। सो सरकार ने ऐसा कहा था कि एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी वेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, मान लीजिए जो लागत आपको अपनी फसल उगाने में आ रही है, कम से कम उसका 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए। ठीक है, 1.5 गुना 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। तो अगर आपकी कोई प्रोडक्ट पूरा कुछ खेती करने में आपको 100 रुपये लगे तो 1.5 टाइम्स यानी आपको 50% हाइक के साथ 150 रुपये कम से कम उस चीज़ के मिलने चाहिए। सो रिसेंटली जो एमएसपी अनाउंस की गई है 24-25 के लिए खरीफ सीजन की, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्जिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, यानी कि आपने अगर 100 रुपये लागत पे उसको पैदा किया है उस क्रॉप को, तो आपको 77% हाइक पे एमएसपी मिल रहा है, बेचने को मिल रहा है। तो वो कौन सा प्रोड्यूस है इस बार का, बाजरा। बाजरा को सबसे ज़्यादा एमएसपी हाइक देखने को मिला है इस सीज़न के खरीफ में। फिर तूर दाल, मेज़, उड़द दाल, इनको मिला है, और बाकी जो क्रॉप है उनमें भी अप्रॉक्सीमेटली 50% का हाइक, जितना कहा गया है कि होना चाहिए कम से कम, उतना हाइक सामने देखने को मिला है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आई हैव टोल्ड यू 1966-67 के अंदर सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई जो किसान है वो अच्छे से और मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपज करें और हमारे पास आकर के बेचें। तो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए प्रोडक्टिविटी और क्रॉप प्रोडक्शन बढ़े और जो डिमांड्स हैं बढ़ती हुई वो भी तेज़ी से मीट हो और हम एक्सपोर्ट करने के टूवर्ड्स भी बढ़ सकें। अब देखो इन सब में ना एक CACP का भी रोल आता है। व्हाट इज द CACP? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP को 1965 में सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में। बता दो भाई यूनियन मिनिस्टर का नाम। अभी कुछ दिनों तक मैं मिनिस्टर के नाम पूछती रहूंगी आपसे, क्योंकि हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और याद भी करवा चुकी हूँ, तो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, सो इस मिनिस्ट्री के अंडर में इसको सेटअप किया गया था। इनका काम है एमएसपी कैलकुलेट करना। कौन डिसाइड करेगा भाई कि 77% के साथ में बाजरे को हम खरीदें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के? कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करते हैं CACP डिसाइड करते हैं, और ये रेकमेंड करते हैं सरकार को। हालांकि सरकार के ऊपर है वो इनके रिकमेंडेशन माने या नहीं माने, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अब मैंडेटेड क्रॉप्स एमएसपी में ऐसे 22 क्रॉप्स मैंडेटेड हैं कि जिनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करना होता है, CACP को रेकमेंड करना होता है कि ये 22 फसलों का तो आपको CACP बताना ही है, और साथ में फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP गन्ने का भी बताना होता है। तो 22+1 समझिएगा। ओके, और मैंडेटेड क्रॉप में ये 14 क्रॉप खरीफ की हो गई, मानसून क्रॉप, 6 राबी की हो गई, विंटर क्रॉप जिसे हम बोलते हैं, और 2 कमर्शियल क्रॉप होती हैं। ये मिलाकर के 22 क्रॉप आपके बनाते हैं एमएसपी के। यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आ रही है? अब ये टेबल देख लो जिसमें खरीफ और राबी का डिफरेंस है, स्टैटिक के एंगल से आप समझ लीजिए इसको। सोइंग सीजन, भाई खरीफ फसल कब बोई जाती है? मॉनसून के समय, जब बारिश आएंगी, पहली बारिश आती है तो बोने लग जाते हैं किसान, इसलिए इनको मॉनसून क्रॉप कहते हैं। रबी नवंबर के अराउंड, मिड नवंबर में, जब आपकी बारिश खत्म हो चुकी है। ओके, तो इसलिए इनको विंटर क्रॉप कहते हैं। सो ये मॉनसून या ऑटम क्रॉप है, विंटर क्रॉप है। रेनफॉल पैटर्न, भाई यहाँ पे तो क्रॉप्स जो हैं वो बारिश से काफ़ी अफेक्टेड होती हैं। बारिश अच्छी आई, बुरी आई, गलत समय पे आई, उस पर बहुत डिपेंड करता है खरीफ सीजन। सो काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे क्योंकि बारिश से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है बोने के बाद में, पहले बारिश अच्छी आई नहीं है उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बट अदरवाइज ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है। इसेंशियल फैक्टर्स, हॉट
क्लाइमेट और अच्छा पानी चाहिए होता है खरीफ की फसल को, जबकि यहाँ पे वार्म क्लाइमेट यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, वार्म सीड जर्मिनेशन के लिए, और उसके बाद ठंडा क्लाइमेट ग्रो होने के लिए। सीड जर्मिनेट ठंडे क्लाइमेट में नहीं होगी, इसलिए मिड नवंबर तक सीड बो दी जाती है क्योंकि उस समय हल्की ठंडक होती है। फिर तेज़ सर्दी में सीड जर्मिनेट नहीं करेगी, है ना, कोपल नहीं फोड़ेगी। हार्वेस्टिंग मंथ की अगर हम बात करें, फसल की कटाई कब होती है, तो देखो अब आपने मानसून में बोया है तो अब आप कब काटोगे? सो इसको अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। हालांकि थोड़ा वेरी कर सकता है, ये फिक्स नहीं होता है। और इसको आप विंटर्स में लगा रहे हो तो ये मार्च अप्रैल वाले टाइम में काटी जाती है। ठीक है जी। एंड फाइनली कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। खरीफ क्रॉप या मानसून के टाइम में चावल, मेज, शोरगम, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन ये लगाई जाती है। और अब देखो, जब कॉटन कपास पे जब वो फाइबर्स आ जाते हैं, उसके बाद अगर बारिश हो गई तो कपास की पूरी फसल खत्म हो जाती है, तो इसलिए लगाई अभी जाती है। बारिश जब तक खत्म होगी तब तक फसल पक्के खड़ी हो जाएगी। बाजरा के साथ भी ऐसा ही है। बाजरा अगर आपका तैयार हो गया और फिर बारिश आई तो वो काला पड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए बाद की बारिश, लेट मॉनसून शावर्स बहुत नुकसान कर जाते हैं इन फसलों को। रबी क्रॉप में वीट, बार्ले, ओट्स, पल्सेस, मस्टर्ड, लिनसीड जैसे क्रॉप्स आते हैं। क्लियर है? काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट मैं साथ में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि करंट अफेयर्स को आप सिर्फ न्यूज़ की तरह से नहीं, कॉन्सेप्ट की तरह से भी समझ सको। इनसे रिलेटेड फ्यूचर में कभी कोई खबर पढ़ोगे तो दिमाग में घुसनी चाहिए आपके। ठीक है, चलो। सो कैबिनेट मिनिस्टर्स की सारी बड़ी बड़ी बातें खत्म हो गई हैं। अब दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। सो ये खबर है जी उत्तर प्रदेश से। पिछले साल भी हमने ये पढ़ी थी कि ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में होगा। अब उत्तर प्रदेश बिल्कुल रेडी है इसको स्टार्ट करने के लिए, बहुत जल्दी। सो उत्तर प्रदेश इज सेट टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स, या फिर रेड हेडेड वल्चर जिन्हें कहा जाता है। और कहाँ पे उत्तर प्रदेश में इनका ब्रीडिंग सेंटर और कंजर्वेशन सेंटर आएगा? दुनिया का पहला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो एशियन किंग वल्चर्स या रेड हेडेड वल्चर्स जो होते हैं, भारत में जो 9 स्पीशीज पाई जाती हैं वल्चर की, उनमें से एक है। और दुनिया में कहीं भी इनका कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर नहीं है अभी तक। भारत में पहला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बहुत जल्दी सेटअप किया जाएगा। सो उत्तर प्रदेश टू सेटअप दिस सेंटर, राइट। एशियन किंग वल्चर्स या रेड हेडेड वल्चर्स की ब्रीडिंग करवाई जाएगी यहाँ पे। इसका नाम क्या होगा? जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है IUCN के हिसाब से, याद रखिएगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड 2007 से। क्यों? क्योंकि वल्चर्स किस पे फीड करते हैं? डेड बॉडीज पे फीड करते हैं। और जो मवेशी होते हैं उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी एक ड्रग दी जाती है ताकि बॉडी के अंदर सूजन और सब नहीं हो। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक नॉन स्टेरॉइड वाली ड्रग है, नाम है उसका डाइक्लोफिनैक। हम भी जो पेन किलर्स लेते हैं ना, उसमें डाइक्लोफिनैक होता है, एसिक्लोफिनैक होता है, एसिक्लोफिनैक या डाइक्लोफिनैक कुछ होता है ना। सो इस तरह की जो दवाई एनिमल्स को दी जाती है, डोमेस्टिक एनिमल्स को, मवेशियों को, जिनसे हम दूध वगैरह निकालते हैं, तो उस दवाई, वो जो दवाई है वो वल्चर्स के लिए पॉइजनस साबित होती है और उसकी वजह से काफ़ी सारे वल्चर्स मरे हैं। 9 स्पीशीज इंडिया में मिलती हैं, उनमें से एक ही एशियन किंग वल्चर है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मिला हुआ है इसको। ओके, अब छोटी छोटी कुछ न्यूज़ हैं, देखते हैं। सबसे पहली आ रही है, 2 बुक्स हैं जो हमें देखनी है। एक बुक जो R अश्विन ने सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर के लिखी है और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। नाम क्या है? आई हैव द स्ट्रीट्स, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। आई हैव द स्ट्रीट्स। सो आई हैव द स्ट्रीट किसने लिखी है? R अश्विन ने लिखी है। R अश्विन ने लिखी है। रविचंद्रन अश्विन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है, आई हैव द स्ट्रीट्स। को ऑथर हैं सिद्धार्थ मोंगा और पब्लिशर कौन है? पेंगुइन रैंडम हाउस। याद रखिएगा अच्छे से। फिर दूसरी बुक जो आ रही है, टाइटल है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। RBI की दीवार में एक मक्खी ट्रांसलेट नहीं करेंगे, यही नाम रहता है हिंदी में भी। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। किसने लिखी है? अल्पना किल्लावाला। फ्लाई को किल कर दो, मार दो फ्लाई को, बस किल्लावाला याद रह जाएगी। अल्पना किल्लावाला ने लिखी है फ्लाई ऑन द वॉल, ऑन द RBI वॉल। और ये जो है, she has served more than 2 decades in the communication department of RBI। RBI के अंदर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में 2 दशकों से भी ज़्यादा अल्पना किल्लावाला ने काम किया है और इनके दौरान काफ़ी सारे बड़े बड़े एपिसोड हुए हैं, जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम हुआ है, इंडियन इकोनॉमी ने लिबरलाइजेशन देखा है। तो उन सबसे रिलेटेड अलग अलग गवर्नर्स की क्या क्या प्रतिक्रिया रही, कैसे कैसे उन्होंने काम किया RBI गवर्नर्स ने, उन सब का कंपाइलेशन आया है इस बुक के अंदर। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, अल्पना किल्लावाला। क्लियर है जी? चलो
ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि आई है और ये आपको ढंग से समझ लेनी चाहिए, एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। यूनाइटेड नेशंस ने कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडाज ला रखे हैं 2030 के लिए? 17। तो हर साल उन 17 पैरामीटर्स या उन 17 एजेंडाज पे जो देश भर के कंट्रीज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम उन एजेंडाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, उन सब की एक रिपोर्ट आती है और उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, जो इस बार की आई है वो भी उसमें शामिल है। कौन रिलीज करता है? SDSN, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन के अंडर में ही ये आता है। 2016 से ये रिलीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2015 के अंदर हमने ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे SDG वो सेटअप किए थे। 2016 से हमने रिपोर्ट लानी स्टार्ट कर दी कि बताइए भाई कैसा काम कर रहे हैं। सो 193 मेंबर स्टेट्स जो हैं उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाता है इस रिपोर्ट के अंदर। ये जो SDSN है ये 2012 के अंदर बना था और UN सेक्रेटरी जनरल के अंडर में काम करता है, यानी एंटोनियो ग्यूटेरेस जी के अंडर में आता है। SDG को हमने कब अडॉप्ट किया था? 2015 के अंदर, जिसमें 17 SDGs होते हैं और हमने टारगेट लिया है, ये जो 17 SDGs हैं इनमें 169 स्पेसिफिक टारगेट हमने लिए हुए हैं। ये तो गोल्स हैं, बड़े गोल्स हैं, उनमें छोटे छोटे टारगेट्स हैं और वो सब 2030 तक हमने अचीव करने के लिए एक मैंडेट बनाया। और इसको याद करवाने के लिए, टू हेल्प यू मेमोराइज ऑल द 17 SDGs नंबर वाइज, मैंने एक वीडियो डाल रखा है। आप करंट या स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट होगी, आप सर्च कीजिएगा SDG बाय परचम या रिचा मैम, आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ठीक है, ये वीडियो देख लीजिएगा। ये सारे 17 SDGs आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन याद हो जाएंगे, बिकॉज एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज द थर्ड SDG, यूनाइटेड नेशन का 10वां SDG कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है जी। सो ये जो SDGs हमने बना रखे हैं, ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग है, आपको करना ही करना है, लेकिन जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने कमिट किया है कि हाँ जी हम इसके टुवर्ड्स काम करेंगे, तो रिपोर्ट दे दी जाती है कि देखिए आप क्या काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अब रिपोर्ट के की हाईलाइट्स क्या है वो देखते हैं। ऑन एवरेज जितने भी हमने SDG ले रखे हैं उनमें से 16% ही ऑन ट्रैक चल रहे हैं कि भाई 2030 तक मीट हो जाएंगे। बाकी जो 84 हैं या तो वो लिमिटेड प्रोग्रेस शो कर रहे हैं या फिर रिग्रेशन में है कि पीछे की तरफ जा रहे हैं उल्टा। ओके, देन SDG वो जो पर्टिकुलरली ऑफ ट्रैक हैं, बिल्कुल जिन पे काम ढंग से नहीं चल रहा, SDG 2 हंगर, जीरो हंगर वाला, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज वाला, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये 5 SDG ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली वीक चल रहे हैं अपने टारगेट को मीट करने के लिए ना। अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें, कौन सी कंट्रीज हैं जो SDG की तरफ अच्छे से बढ़ रही हैं, तो नॉर्डिक कंट्रीज आती हैं। नॉर्डिक कंट्रीज जो नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ एंटार्क्टिक साइड की आर्कटिक साइड की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, है ना, ये वाले जो कंट्रीज़ हैं। सो नॉर्डिक कंट्रीज़ लीड कर रही हैं, सबसे अच्छा ये परफॉर्म कर रही हैं। आबादी बहुत कम है, एमिशंस बहुत कम करते हैं, सो हैप्पीनेस में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जेंडर गैप में भी यूजली अच्छा परफॉर्म करते हैं, सो दे आर डूइंग गुड। ब्रिक्स कंट्रीज़ भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है? पुअर और वल्नरेबल कंट्रीज़ को। ऑब्वियसली रिसोर्सेज ही नहीं है, तो कैसे ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, कैसे एजुकेशन की, हंगर को हटाने की बात करेंगे। रिसोर्सेज में गैप है क्योंकि वर्ल्ड वाइड, इसलिए परफॉर्मेंस में भी गैप बहुत विजिबल होता है। तो लीडिंग कंट्रीज जो हैं, रीजन जो हैं, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जिनमें फिनलैंड टॉप पे है, फॉलोड बाय स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस। इंडिया, हमें इंडिया का बता दीजिए कैसे कर रहा है। तो इंडिया 109th रैंक पे है। कौन से रैंक पे है? इंडिया इज ऑन 109th रैंक। और हमारा जो परफॉर्मेंस ट्रैक है उसमें हम अच्छा किस में कर रहे हैं? पॉवर्टी रिडक्शन एंड क्वालिटी एजुकेशन, गरीबी कम करने और एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने में हम अच्छा कर रहे हैं। और जहां हम कम अच्छा कर रहे हैं, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन टारगेट्स। ऑल्दो हम बहुत सारे ग्रीन सोल्यूशंस के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम क्लाइमेट एक्शन टारगेट्स को और सस्टेनेबल सिटीज़ को ढंग से मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है जी? ठीक है, चलो अगली खबर पे चलते हैं। एक ऐसी सिटी जिसके बारे में सुना था, कई जगह मेंशन था हिस्ट्री में, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ है ये पता नहीं था, अब उसके अवशेष खोज लिए गए हैं और वो है एंशिएंट पर्ल सिटी तुआम। तुमाम बोलते हैं, तुआम बोलते हैं, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो, है ना। सो एंशिएंट सिटी, पर्ल सिटी कहे जाने वाली तुआम, उसको डिस्कवर कर लिया गया है। कहाँ? UAE में। UAE में इस सिटी को डिस्कवर किया गया है और बहुत टाइम से इसका मेंशन चलता आ रहा था कि लॉन्ग लॉस्ट एंशिएंट सिटी है। पर्ल की बहुत बड़ी, यानी मोतियों का बहुत बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे हुआ करता था, मेजर लेवल पे व्यापार यहाँ से होता था, उसको अब आइडेंटिफाई किया है। सिनिया आइलैंड है UAE में। UAE की जो कोस्ट है ना, यहाँ पे सिनिया आइलैंड है और यहाँ पे ये सिटी खोज ली गई है।
और इसको माना जा रहा है कि ये जो अवशेष मिले हैं ये तुआम सिटी के हैं, और प्रिसाइज लोकेशन पता नहीं थी, लेकिन बहुत टाइम से कहा जाता था कि कहीं तो है, कहीं तो होगी, वो तो यही है वो। सो अब इस सिटी के बारे में देखिए दैट ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट 4th सेंचुरी के टाइम की ये सिटी है, और ये जो यहाँ पे पूरे फ्लरिश हुई ये सिटी वो 6th सेंचुरी के आसपास हुई थी। फ्रीक्वेंटली एंशियंट टेक्स्ट में इसका मेंशन होता है कि पर्ल का बहुत व्यापार यहाँ पे होता था, पर्ल के लिए, मोती के लिए जानी जाती थी, एंड कैपिटल थी पर्ल, और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए मेजरली पॉपुलर भी थी। यहाँ पे क्यों ये सिटी एकदम से खत्म हुई होगी, तो वन ऑफ द रीजंस जो सामने आते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग यानी जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स के ऊपर एक फ्ली होती है, एक मक्खी जैसा समझ लीजिए कीड़ा होता है, जिसकी वजह से प्लेग एपिडेमिक फैला और उसकी वजह से पूरी शहर जो है वो ख़त्म हो गया था। सो ये जो ब्यूबोनिक प्लेग है वो मेडिटेरेनियन और यूरोप के आसपास वाले शहरों में भी, एरियाज़ में भी 6th सेंचुरी में फैला था, और उसी समय शायद ये पूरी सिटी भी ख़त्म हो गई थी। ठीक है जी, सो UAE ध्यान रखिएगा। रिसेंट ईयर्स में यहाँ पे एक पर्लिंग विलेज और एक क्रिश्चियन मोनास्ट्री को एक्सकेवेट या अनकवर किया गया है। तो ये जो एरिया है, ऐसा स्टडीज़ में फिर बाहर आया, फाइंड आउट किया गया कि क्रिश्चियन सेटलमेंट करीब 200 सालों तक यहाँ पे रहा, उसके बाद में इस एरिया में इस्लाम का स्प्रेड हुआ। देखो UAE के अंदर है, सो मेजरली इस्लामिक रीजन होना चाहिए, लेकिन 200 सालों तक यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फ्लरिश हुई और उसके बाद फिर यहाँ पे इस्लाम ने अपनी जगह बनाई है। तुआम UAE के अंदर। अगली खबर आ रही है थाईलैंड से। अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया की, कहाँ की, साउथ ईस्ट एशिया की, तो पहली कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की जिसने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया है वो बन गया है थाईलैंड। और अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में 3rd कंट्री बना है थाईलैंड जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। इससे पहले नेपाल और ताइवान ने ऑलरेडी गे मैरिजेस या सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया है। ओके, सो थाईलैंड हैज लीगलाइज सेम सेक्स मैरिजेस, फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, 3rd इन एशिया। इंडिया की क्या पोजीशनिंग है भाई, अक्टूबर 2023 यानी लास्ट ईयर ही 5 जजेस का एक पूरा बेंच बैठा था और उन्होंने ये बोला था कि स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 में बदलाव को लेकर के पूरी जरह चल रही थी और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम हमारी तरफ से मैरिज को लीगलाइज नहीं कर सकते, ये हम छोड़ते हैं पार्लियामेंट के ऊपर, अगर वो लीगलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, हमें आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हमने थाईलैंड का मेंशन किया है, जल्दी से इसका मैप पे लोकेशन देख लीजिए। ये इंडिया आप देख रहे हो, ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन है और यहाँ पे थाईलैंड दिख रहा है। कैपिटल इज बैंकॉक, थाई बाट इज करेंसी, मोनार्क इज वज्रलोंगकॉम और प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्रेट थाविसन। और हाल ही में इन्होंने पीएम मोदी जी को बधाइयाँ भी दी थी वापस से 3rd टाइम पीएम बनने के लिए। ठीक है जी, हो गया ये सेशन। अब हम मिलेंगे मंडे को। कल आपका वीकली रिवीजन सेशन है पायल मैम के साथ दिन में 12 बजे और शाम को 7 बजे बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स का सेशन है प्रवीण सर के साथ। डू नॉट मिस आउट ऑन दो सेशन। हम मिलेंगे मंडे को दिन में 12 बजे। चलो अभी के लिए रिवीजन क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आंसर करो। हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। कौन से क्रिकेटर हैं भाई? रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन। What is the planned offshore wind energy capacity to be installed under viability gap funding scheme for projects off the coast of Gujarat and Tamil Nadu? गुजरात और तमिलनाडु में जो ऑफ द शोर प्रोजेक्ट होने हैं उसमें वायबिलिटी फंडिंग स्कीम के तहत फंडिंग दी जानी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल की जाएगी दोनों जगह मिला करके, गुजरात और तमिलनाडु को मिला करके ऑफशोर इस प्रोजेक्ट की कितनी कैपेसिटी? 1 गीगावाट। दोनों जगह 500 मेगावाट होगा तो 1 गीगावाट टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल होनी है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल सेक्टर नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, NFIES स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा कहीं ना कहीं। देखो, रिन्यूएबल एनर्जी, नो। एनहांस फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एस्टैब्लिशिंग दिस, बिल्कुल सही है। स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, नो। एस्टैब्लिश न्यू मेडिकल कॉलेज, नो। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आपको नॉट करेक्ट बतानी है, गलत कौन सी है। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर वर्ल्ड का पहला डेडिकेटेड फैसिलिटी होगा कंजर्वेशन के लिए एशियन किंग वल्चर्स की, सही है। सो नॉट करेक्ट में आएगा ये। स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये भी सही है। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा? नीदर, कोई भी नहीं है नॉट करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। चलो आगे बढ़ो।
विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज? सिंपल, थाईलैंड। ओके, और ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने लिखा नहीं है, मैं भूल गई हूँ हेडिंग, पर ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये 2 स्टेटमेंट मैंने आपको वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट के दिए हैं, आपको नॉट करेक्ट वाला बताना है, ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट। ठीक है जी, ये हो गया आज का सेशन। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया, बहुत कुछ चीज़ें समझाने की थी। सो आई रियली होप आपको समझ में आया होगा, जो भी बताया गया था सब कुछ इंपॉर्टेंट था, अच्छे से पकड़ कीजिएगा। मिलेंगे मंडे को, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, कोर्स वाले बच्चों, अपनी जो भी डाउट्स हों सब्जेक्ट रिलेटेड ज़रूर से भेज दीजिएगा 24 को शाम को 5 बजे तक, उसके बाद क्वेरीज नहीं ली जाएंगी। टाटा, बाय बाय।